आज की इस वीडियो का टॉपिक है यूजफुलनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टारगेट कॉस्टिंग की यूजफुलनेस मतलब उसके एडवांटेजेस क्या हैं और टारगेट कॉस्टिंग को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले टारगेट कॉस्टिंग की बात की जाए तो टारगेट कॉस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा अमल होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपटीटर की मार्केट प्राइस की बेसिस पर अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब कंपटीटर की मार्केट प्राइस को कंपटीटिव मार्केट प्राइस कहा जाता है और जो बेसिकली कंपटीटिव मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जो मार्केट में तकरीबन एक ही सेम प्राइस चल रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को उसी प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट बेचनी पड़ती है, इसलिए वो कंपटीटर की मार्केट प्राइस की बेसिस पर अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं और जितनी कॉस्ट रिड्यूस करेंगे कंपनी को उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो टारगेट कॉस्टिंग को इसलिए इस्तेमाल करती हैं ताकि वो मार्केट के कंपटीशन में रह सकें। और मार्केट का कंपटीशन क्या होता है कि तकरीबन जितने भी सेलर्स हैं वो एक ही प्राइस पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हों। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट की मैनेजमेंट के लिए टारगेट कॉस्टिंग को इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यूजफुलनेस क्या है टारगेट कॉस्टिंग की या टारगेट कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। तो अगर टारगेट कॉस्टिंग की यूजफुलनेस के बारे में बात की जाए तो टारगेट कॉस्टिंग की यूजफुलनेस में जो सबसे पहला पॉइंट है या सबसे पहला जो एडवांटेज है उसका वो ये है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं उन लोगों के ग्रुप को मैनेजमेंट कहा जाता है। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ये कमिटमेंट कर लेती है इसमें कि कंपनी के प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है, मतलब कंपनी में जो अमल चलते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड वो कंपनी ने इम्प्रूव करने हैं। जब प्रोसेस इम्प्रूव हो जाएगा तो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोसेस का इम्प्रूव होना ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रोसेस इम्प्रूव होगा तो प्रोडक्ट की जो रिजेक्शन है वो कम आएगी। उसके अलावा मैनेजमेंट ये कमिट कर लेती है कि कंपनी ने प्रोडक्ट की इनोवेशंस करनी है, मतलब नई नई तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लॉन्च करनी है। अब जब कंपनी ये दो पॉइंट्स को अचीव कर लेगी तो कंपनी जो है वो कम्पिटेटिव एडवांटेज हासिल कर लेगी। कम्पिटेटिव एडवांटेज का क्या मतलब है कि मार्केट में कंपनी के और भी बहुत सारे कंपिटेटर्स होंगे, मतलब कंपनी के मुकाबले में और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी और उनके ऊपर कंपनी ने एडवांटेज हासिल करना है। जैसे कि लेट सपोज एक है कंपनी ए और दूसरी है कंपनी बी। कंपनी ए के पास तीन तरह की प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी बी जो है वो टारगेट कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और कंपनी जब इम्प्लीमेंट कर लेती है तो कंपनी नई नई प्रोडक्ट्स इम्प्रूव करती है और नई नई प्रोडक्ट्स इनोवेट करती है। तो यहाँ पे कंपनी के पास 5 वेराइटीज हैं। अब जहाँ पर ए के पास जो है वो 3 मिलियन का रेवेन्यू होगा, वहां पर बी के पास हो सकता है कि 6 मिलियन का रेवेन्यू हो जाए, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट की वैरायटी भी ज्यादा है। तो जो मार्केट है उसको बी जो है वो कैप्चर कर सकती है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक यूजफुलनेस का पॉइंट है टारगेट कॉस्टिंग में। उसके बाद जो सेकंड एडवांटेज हमारे पास आता है या कंपनी जो सेकंड एडवांटेज ले सकती है टारगेट कॉस्टिंग को इस्तेमाल करके वो ये है कि कस्टमर जो है उसको ज़्यादा वैल्यू डिलीवर की जाती है। वो किस तरह से कि यहाँ पर टारगेट कॉस्टिंग में जो प्रोडक्ट बनाई जाती है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बनाई जाती है। मतलब कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, कस्टमर जो उम्मीद कर रहा होता है कि उसको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट अगर कस्टमर को दी जाए तो कस्टमर की मोर वैल्यू हो जाती है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे हमने बात की थी कंपनी ए की और कंपनी बी की। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ए जो है वो शैम्पू बनाती है हेयर फॉल के लिए। अब कंपनी बी क्या करती है, इसी शैम्पू को इम्प्रूव करके वो शैम्पू बनाती है जो हेयर फॉल के साथ साथ बालों को लंबा करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे वो अगर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग के फीचर के साथ बना देगी तो जो कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये कंपनी बी का शैम्पू हो जाएगा। तो जो कस्टमर्स हैं उनको ये लगेगा कि
कंपनी जो है वो ज्यादा वैल्यू दे रही है, कंपनी बी जो है वो टारगेट कॉस्टिंग को इस्तेमाल करके कस्टमर को ज्यादा वैल्यू दे रही है। और इसी तरह से जब एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रोडक्ट बनाई जाएगी तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगी। तब कंपनी जो है वो ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर सकती है अपने कस्टमर्स को। तो ये हमारे पास हो गया है यूजफुलनेस का सेकंड पॉइंट या सेकंड एडवांटेज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। अब इसके बाद जैसे जैसे कंपनी टारगेट कॉस्टिंग को यूज करती रहेगी और जूं जूं वक्त गुजरता रहेगा, उस तरह से कंपनी अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर लेगी। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि कंपनी ने जो है वो नया फीचर ऐड कर दिया है लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग का। तो इनिशियल में, शुरुआत में ये जो फीचर है इसको डालने के लिए कंपनी की बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और हो सकता है कि ये फार्मूला पहले ज्यादा इम्प्रूव ना हो। तो इसके जो ऑपरेशंस हैं वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे ये प्रोडक्ट मार्केट में आती जाएगी। उसके बाद कंपनी जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डेवलप करती जाएगी। कंपनी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करती है उतनी ही उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाती है। तो अब अगर बात की जाए कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती क्या है, तो जब कंपनी अपनी प्रोडक्शन को एफिशिएंट करती रहती है, मतलब अपने रिसोर्सेज को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती रहती है, तो तब कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। इसमें कंपनी की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा कंपनी अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करती जाएगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को क्रिएट करती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बेनिफिट आएगा वो ये आएगा कि कंपनी की जो डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग अप्रोचेस हैं वो मार्केट ड्रिवन हो जाएंगी। इसका क्या मतलब हुआ? मार्केट ड्रिवन बेसिकली वो अप्रोच होती हैं जिसमें कंपनी जो है वो कस्टमर की नीड के मुताबिक और मार्केट की नीड के मुताबिक चीजों को बनाना शुरू कर देती है। तो जब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब कंपनी प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट करनी शुरू कर देगी, अपने कस्टमर्स को वैल्यू देनी शुरू कर देगी, ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना शुरू कर देगी, तो इसी तरह से कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करेगी या मैन्युफैक्चर करेगी तो वो भी कस्टमर के और मार्केट की डिमांड के मुताबिक करेगी। तो उसकी जो डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच है वो वक्त के साथ साथ मार्केट ड्रिवन हो जाएगी। उसके बाद जो लास्ट एडवांटेज हमारे पास आता है वो ये है कि कंपनी के पास जब न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मतलब जब कंपनी को मार्केट में नए चांस मिलेंगे, तो कंपनी अपनी रियल सेविंग कर सकती है, अपने पैसे को भी बचा सकती है। वो किस तरह से कि कंपनी जो है वो अचीव कर लेगी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का क्या मतलब हुआ कि कंपनी जहां पर पैसा लगाएगी वहां से कंपनी को अच्छा बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा, अच्छी वर्थ या अच्छी वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब कंपनी मार्केट ड्रिवन अप्रोचेस पर चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मनी की वैल्यू है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और यहाँ पर इस पॉइंट पे कंपनी रियलाइज करेगी कि कंपनी के पास लोएस्ट कॉस्ट मौजूद है। अब कंपनी कम से कम कॉस्ट पर अपनी प्रोडक्ट को बना सकती है और मार्केट में compete कर सकती है उसी प्राइस के साथ जो कि मार्केट में चल रही है। तो इस तरह से यहाँ तक हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन टारगेट कॉस्टिंग को यूज करके कौन कौन से एडवांटेजेस हासिल कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी किस तरह से टारगेट कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करवा सकती है और उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं।